नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। अपन लोग डिस्कशन कर रहे थे करंट अफेयर्स को लेकर के। आज अपन एक संस्था की बात करते हैं जो कि लगातार सुर्खियों में है। संस्था है WHO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। सुर्खियों में रहने के पीछे कारण है इसकी मीटिंग चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आपको पता होगा पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी के साथ में लड़ रही है और उसको लीड कर रहा है WHO। पर WHO ने अभी हाल ही की अपनी मीटिंग में एक देश ताइवान को इसमें शामिल नहीं किया है। ताइवान को शामिल नहीं करने के पीछे कारण बताया जा रहा है, एक देश है अपना पड़ोसी भारत का, चीन कहता है कि ताइवान उसका विद्रोही है और ऐसा भी कहता है कि ताइवान जो है वो चीन का ही हिस्सा है। दो नाम है, एक चीन और एक ताइवान। दोनों ही अपने आप को चीन कहते हैं। चीन अपने आप को कहते हैं द रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये है रिपब्लिक द पीपल्स ऑफ चाइना। दोनों में बस एक पीपल शब्द का फर्क है, लेकिन दोनों की जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनमें काफी फर्क है। चीन, जिसे अपन चीन बोलते हैं, वो कम्युनिस्टों का गढ़ है, जबकि जो ताइवान है वो एक लोकतांत्रिक देश के रूप में अपने आप को मान्यता रखता है। वर्तमान जो समय है उस समय में ताइवान को लेकर के पूरी दुनिया दो भागों में बटी है। एक हिस्सा वो है जो चाइना को अपने पक्ष का मानता है, दूसरा हिस्सा वो है जो ताइवान को अपने पक्ष का मानता है। सबसे खास बात यह है कि ताइवान को WHO की मीटिंग में शामिल नहीं करने के पीछे कारण बताया जा रहा है चाइना का, जिसके कारण ताइवान अलग थलग पड़ा दिखाई दे रहा है। साथ में अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान जो एक देश है जिसकी राजधानी है ताइपे। ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे। साथ में बात करें ताइवान की तो ताइवान आर्थिक रूप से मजबूत है, यहाँ कंप्यूटर से संबंधित काफी चीजों का उत्पादन किया जाता है और भारत सहित बहुत से ऐसे देश हैं जो ताइवान को एक अपनी विशेष पहचान नहीं दे पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चीन के साथ में वर्ल्ड ट्रेड, विश्व का जो व्यापार है, चीन की जो जनसंख्या है, उसकी वजह से ताइवान को अपना मुकाम नहीं मिल पाता है। अगर अपन बात करें आज WHO की तो WHO एक संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। सुर्खियों में रहने के पीछे कारण है एक तो कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस को लेकर के उसकी मीटिंग, और मीटिंग में ताइवान को शामिल नहीं करने के कारण वर्तमान में जो WHO है उसके मुख्य है टेड्रोस अधनोम इसके वर्तमान में मुखिया हैं जो लगातार चाइना का पक्ष लेकर के सुर्खियां बटोर रहे हैं। दूसरा जो अपना विषय है वो है चक्रवात को लेकर के। चक्रवात का सीधा सा मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी वायु राशि लगातार एक घूर्णन बल के साथ आगे बढ़ती है तो अपने साथ बीच में आने वाले जो भी चीजें हैं उनको अपने साथ उठाती है या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। अगर वर्तमान में बात करें तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है ये वाला, जिसके साइड में लगता है बंगाल की खाड़ी, यहां एक चक्रवात आया है। चक्रवात का नाम है, चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी में आया है और चक्रवात का नाम है अम्फान जो चक्रवात है ये लगभग 200 से लेकर के 210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार आगे बढ़ रहा है। भारतीय जो मौसम विभाग है उसकी अधिसूचना के अनुसार 20 मई को चक्रवात सागर द्वीप से टकराएगा, जिसके कारण
हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है, पूर्वी तटीय हिस्सा, वहां पे एनडीआरएफ की टीमों को भेज दिया गया है ताकि चक्रवात से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अगर अपन सागर द्वीप की बात करें तो सागर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ एक हिस्सा है पश्चिम बंगाल और यहाँ है बांग्लादेश वाला हिस्सा। इस हिस्से में थोड़ा सा नीचे सागर के अंदर एक आपको नाम लो गंगा सागर, गंगा नदी जहां से अंत में आकर के सुंदरवन डेल्टा बनाने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसके आगे वाले हिस्से में एक द्वीप बना है, उसे बोला जाता है सागर द्वीप। ऐसा माना गया है कि 20 मई को सागर द्वीप से वो टकराएगा और बड़ी जनधन हानि करने की हालात में उसकी स्पीड को देखते हुए इसलिए यहाँ पे हाई अलर्ट जारी किया गया है। अपन बात करें चक्रवात की, तो चक्रवात दो प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोनों में थोड़ा सा फर्क है पृथ्वी की स्थिति या ग्लोब की स्थिति को लेकर के। अपन बात करें, मान लें कि ये ग्लोब है, इसके बिल्कुल बीच वाला अक्षांश जो कि सबसे बड़ा है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोला जाता है। इसके ऊपर यहां पे 23.5 डिग्री तक वाला जो हिस्सा है, इनके मध्य जो चक्रवात आते हैं इस वाले क्षेत्र में, उसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसके ऊपर 35 डिग्री के करीब से लेकर के 65 डिग्री के मध्य, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे अपन बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, 35 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो चक्रवात आते हैं उन्हें बोला जाता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात जब किसी भूभाग से जाते हैं तो अपने साथ में मिट्टी, कंकर आदि चीजों को लेकर उठते हैं। जब ये जल राशि के ऊपर से जाते हैं तो अपने साथ में जलवाष्प और जल की बड़ी राशि को लेके जाते हैं, जिससे भयंकर वर्षा होने के भी अंदेशा रहता है। वर्तमान में भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो चक्रवात से ग्रसित है और हम लोग तो बस यही कह सकते हैं कि वो कम से कम जनधन हानि करे ताकि देश के ऊपर पहले से ही कोरोना मार है, दूसरी किसी प्रकार की कोई मार ना हो। तीसरा हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत। तीसरा हिस्सा है आज का अपना आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के जो भी लोकल ब्रांड हैं उनका उपयोग होना चाहिए ताकि वो लोकल ही धीरे धीरे थोड़े दिन में ब्रांड बन जाएंगे, ताकि भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बूम आ सके। सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सारी की सारी इंडस्ट्री, क्षेत्रीय लघु कुटीर कैसे भी उद्योग सारे के सारे बंद हैं, तो अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार से ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिससे पैसा आ सके। उस पैसे के बूम को वापस लाने के लिए अगर अपन विदेशी कंपनियों के ऊपर लगातार दबाव बढ़ाएंगे या फिर उनके ऊपर निर्भर रहेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को कोई ज्यादा सुधार नहीं हो पाएगा। परंतु अगर भारत में बनी चीजों का अपन इस्तेमाल करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बूम आ सकता है। इसको लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ में से 5 पैकेज जारी कर दिए हैं। उन पैकेज में से एक पैकेज है मनरेगा, जिसको लेकर के 40,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 40,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके पीछे कारण बताया गया है क्योंकि जो भी देश के नगर या फिर महानगर हैं वहां से प्रवासियों ने वहां से पलायन किया है। उस पलायन के कारण उस क्षेत्र, इन प्रवासियों को जब गांवों में जाएंगे तो भूखमरी और गरीबी का सामना नहीं करना पड़े और इन्हें मनरेगा के अंदर अपना काम मिल सके, इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी प्रवासी मजदूर जब अपने गांवों में जाएंगे तो वहां जाकर के ये लोग मनरेगा के तहत अपने जीवन यापन को एक बार
कर सकते हैं। जब कोरोना संकट टल जाएगा तो उसके बाद पुनः इन्हें औद्योगिक इकाइयों में या फिर अपने आसपास में रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, जिससे कि मनरेगा के ऊपर दबाव कम होगा। पर फिलहाल मजदूरों के लिए 40,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति जरूरी थी, जिसे केंद्र सरकार ने कर दिया है। लगभग 300 करोड़ दिन हेतु यह राशि स्वीकृत की गई है। अब आगे देखते हैं कि जो देश का मजदूर वर्ग है वो इससे लाभान्वित होता है। बाकी अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।